Hi everyone, my name is Pankaj Kodwani and I welcome you all to the analysis of CAT 2024 Slot 1. So guys, आज के इस एनालिसिस में हम लोग सारे ऑप्शंस को प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि ये पर्टिकुलर ऑप्शन जो है आंसर क्यों नहीं बना। सो हम लोग जो कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट है वो करेंगे एंड मोर ओवर पैसेजेस को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए इसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ते हैं। 2024 कैट पेपर वाज अ लिटिल डिफरेंट क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो नॉर्मली हम पैराजम्बल्स देखते हैं, पैराजम्बल्स देखने को इस बार नहीं मिले एंड सम स्टूडेंट्स टुक साई ऑफ रिलीफ कि पैराजम्बल्स नहीं थे क्योंकि ऑप्शंस नहीं होते हैं एंड एक भी अगर स्टेटमेंट गलत लिंक कर दिया द आंसर इज द आंसर गोज रॉन्ग एंड टाइम भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। बट ऐसा कहना कि पैराजम्बल्स नहीं थे तो राह आसान हो गई, शायद नहीं, क्योंकि जो ऑड वन आउट सेंटेंस के जो क्वेश्चंस आए थे वो भी पैराजम्बल्स के ही रूल्स को यूज करता है। सो अनलेस यू आर एबल टू कनेक्ट दी स्टेटमेंट्स, ऑड वन आउट को भी सॉल्व करना इतना आसान नहीं हो जाता। बट एनीवे, हम लोग हमारा डिस्कशन बिगिन करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑड वन आउट क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो आइडिया के साथ कनेक्टेड नहीं है। हो सकता है कि वो ओवरऑल ओवरऑल आइडिया के साथ लिंक्ड हो समहाउ, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि एक आर्ग्यूमेंट में दो दो एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया जाता है। जहां पे एस्पेक्ट वन खत्म हुआ, एस्पेक्ट टू शुरू हुआ, तो वो यूजुअली ऑड वन आउट का एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होता है। तो कुछ ऐसा हो सकता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो आर्ग्यूमेंट एक पर्टिकुलर थीम को डिस्कस कर रहा है एंड जो ऑड वन आउट है वो दूसरी थीम को डिस्कस कर रहा है एंड इसीलिए वो आंसर बना। देखते हैं हम लोग यहाँ पे। First says animals have interest in fulfilling their basic needs, but also in avoiding suffering, and thus we ought to extend moral consideration. इसीलिए हमें moral consideration को extend करना चाहिए। uh, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस है, अभी तक बाकी सेंटेंसेस पढ़े नहीं है, तो एक बार इसको हम लोग साइड में रख लेते हैं। Singer viewed himself as utilitarian and presents a direct moral theory concerning animal rights in contrast to indirect positions such as welfarist views. अब देखो यहाँ पे एनिमल्स की बात कर रहा है। Singer viewed himself as utilitarian and presents a direct moral theory concerning animal rights, in contrast to indirect positions such as welfarist view. अब ये चल कहाँ से रहा है, कहाँ से वेल यूटिलिटेरियनिज्म एंड वेलफेयरिज्म, ये बातें कहाँ से आई, मैं एक बार वेट करना चाहूंगा। आई गो अहेड। यहाँ पे बोल रहा है ही आर्ग्यूड फॉर एक्सटेंडिंग moral consideration to animals because similar to humans animals have certain significant interests. He argued, अब ही कौन है? सिंगर। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लास्ट वाला स्टेटमेंट देखें, आई मीन सेकंड लास्ट स्टेटमेंट देखें, तो पीटर सिंगर की बात हो रही है। तो अगेन सिंगर एंड ही ये दोनों रिलेटेड है। सो पहले मैं सिंगर की बात करूंगा, उसके बाद ही उसका प्रोनाउन यूज करूंगा। ही आर्ग्यूड फॉर एक्सटेंडिंग मॉरल कंसिडरेशन टू एनिमल्स बिकॉज सिमिलर टू ह्यूमंस एनिमल्स हैव सर्टेन सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट्स. The event that publicly announced animal rights as legitimate issue within contemporary philosophy was Peter Singer's animal liberation text in 1975. Now this is opener. यहां से आर्ग्यूमेंट जो है वो ओपन होता है। नेक्स्ट, पीटर सिंगर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। रिलेट दिस टू स्टेटमेंट नंबर 2। सो 4 के साथ 2 रिलेट होगा क्योंकि यहाँ पे इसमें हम लोग इवेंट की बात कर रहे हैं एंड डायरेक्टली मैं 4 के साथ 3 को रिलेट नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज द फोर्थ वन इज अबाउट द इवेंट एंड इवेंट में पीटर सिंगर की बात हुई है, तो मैं पहले सिंगर की बात करूंगा एंड उसके बाद उसके साथ ही को रिलेट करूंगा। सो 4 2 3। सो बोल रहा है द इवेंट दैट पब्लिकली अनाउंस एनिमल राइट्स एज लेजिटिमेट इशू विद इन कंटेम्प्रेरी फिलोसफी वॉज पीटर सिंगर्स एनिमल लिबरेशन टेक्स्ट इन 1975 एंड इसके बाद रिलेट करो टू Singer viewed himself as utilitarian and presents a direct moral theory concerning animal rights. इसलिए वो animal rights के लिए direct moral theory देता है in contrast to welfarist views. ठीक है? He argued for extending moral consideration. So direct moral theory जो वो देता है उसमें वो क्या कहता है?
मॉरल कंसिडरेशंस जो है वो एनिमल्स को एक्सटेंड किए जाने चाहिए बिकॉज सिमिलर टू ह्यूमंस एनिमल्स हैव सर्टेन सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट्स। एनिमल्स के भी इंटरेस्ट होते हैं, राइट? सो 423 ये लिंक्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। एज सच वी ऑट टू व्यू देयर इंटरेस्ट्स, ये देयर कौन है? एनिमल्स। बोल रहा है ना, animals have certain interests. As such, we ought to view their interests alongside and equal to human interests, which results in humans having direct moral duties towards animals. इसलिए humans की भी direct moral duties होती है animals को लेके. So 4235 1 देखते हैं, animals have an interest. जब already हम लोग interest की बात कर चुके हैं, so वो बोल रहा है animals have an interest in fulfilling their basic needs. Animals का अब ये जो they have significant interests, लेकिन ये significant interests कौन से होते हैं? यहाँ पे interest जो है, आप अगर यहाँ पे देखेंगे, animals have interest in fulfilling their basic needs but also in avoiding suffering. Thus we ought to extend moral consideration. So even though यहाँ पे moral consideration मुझे दिखाई दे रहा है, एंड प्रीवियस स्टेटमेंट में भी मॉरल कंसिडरेशन की बात की हुई है, बट जस्ट बिकॉज मॉरल कंसिडरेशन यहाँ पे है, ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल अलग अलग है। क्यों? एनिमल्स हैव इंटरेस्ट इन फुलफिलिंग देयर बेसिक नीड्स बट ऑल्सो इन अवॉइडिंग सफरिंग। आप अगर देखें 2 से लेकर 5 तक के जो स्टेटमेंट्स चल रहे हैं, वहां पे ह्यूमंस की एनिमल्स को लेके क्या ड्यूटीज हैं उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है? सो सब्जेक्ट जो है ह्यूमंस की एनिमल्स को लेके क्या ड्यूटीज है उसके बारे में है। Right. One is talking about what interests animals have, or animals have interest in fulfilling their basic needs, but also in avoiding suffering, and thus we ought to extend moral consideration. So, ये वाला जो statement है, this seems disconnected, hence one would be your answer. ठीक है? Uh, so, यहाँ पर एक पूरी थ्योरी चल रही है जहां पे सिंगर के व्यूज को हम लोगों ने एक्सपाउंड किया है, उसी के व्यूज को आगे लेके वो चले हैं, एंड यहाँ पे रीजन जो है हमें कुछ और ही दे दिया गया है, हेंस वन सीम्स डिस्कनेक्टेड। सेकंड, urbanities also have more and better options for getting around. Urbanities also have more and better options. ये also से स्टार्टिंग पॉइंट हमें ओपनर तो नहीं मिल सकता। When more people use bus or trains, the service usually improves because public transport agencies run more buses and trains. एक बार इसको consider कर सकते हैं। Worsening services on public transport, terrorist attacks in some urban metros, and rise in fares have been blamed for this trend. अब ये this trend कौन सा है हमें बता नहीं रखा। कोई तो trend के बारे में बात होनी चाहिए, तभी तो this trend बोलेंगे। Again, it cannot be an opener. It seems more likely that public transport is being squeezed structurally. As people's need to travel is diminishing as a result of smartphones, video conferencing, online shopping, and so on. थोड़ा सा relatable लग रहा है। So 145 5 क्या बोल रहा है? There has been a puzzling decline in the use of urban public transport in many countries in the West, despite growth in urban population and rising employment. बहुत सारी कंट्रीज में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है उसका उसको डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है, डिस्पाइट ग्रोथ इन अर्बन पॉपुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सो यहाँ पे ये ओपन कर रहा है उसको, ठीक है? इट्स ओपनर, क्योंकि पहले एक हमने ऑब्जर्वेशन देखा एंड उस ऑब्जर्वेशन के अब रीजंस मिलेंगे, ठीक है? 4 अगर आप देखोगे, सो बेसिकली it seems more likely that public transport is being squeezed structurally. ज्यादा सही ये लग रहा है, यानी कि इससे पहले भी कुछ बात की हुई होगी। सो वो क्या होगा? वो होगा थर्ड। सो 5 इज आवर ओपनर फॉलोड बाय 3। वो बोल रहा है वर्सनिंग सर्विसेज ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, देखो उसी को ही कंटिन्यू कर रहा है। डिक्लाइन इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड वर्सनिंग सर्विस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सो बोल रहा है पब्लिक सर्विस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, terrorist attacks in some urban metros, rise in fares have been blamed for this trend. So 5 gives you the reason, ठीक है? 4 gives you the reason. ये दोनों reasons हैं, लेकिन it seems more likely, अगर आप पहले ही more likely वाली बात कर दोगे तो उससे पहले वाली बात बाद में आ नहीं सकती है। So पहले ये वाला रीजन आएगा कि जनरली क्या क्लेम किया जाता है, फिर ऑथर अपना आर्ग्यूमेंट देगा। इट सीम्स मोर लाइकली दैट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज बीइंग स्क्वीज्ड स्ट्रक्चरली, कि भाई जनरली ऐसा कहा जाता है, लेकिन ज्यादा सही रीजन शायद ये होगा। एंड उसके बाद आपके पास आएगा, सो 5 3 4 1।
बोल रहा है urbanities also have. Why? Because ये भी एक आपको रीजन दे रहा है. Urbanities also have more and better option for getting around. कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही क्यों यूज करना. You have more and better options. Uber है, easy to rent dockless bicycles है, battery powered scooters हैं. So 5341, your answer should be 2. ये आपका आंसर होगा क्योंकि 1345 पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का जो स्टेट है वो डिक्लाइन होता जा रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है. एंड 2 इज टॉकिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट. सो एनीवे ये डिस्कनेक्टेड है. आई होप इट्स अंडरस्टूड. चलिए ये पैसेज हम लोग देखते हैं. अब इस पैसेज की बात करें तो ये बात कर रहा है अबाउट बैंडिकूट पॉपुलेशन इन ऑस्ट्रेलिया. कैसे मेनलैंड से उसकी पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय हुई एंड उसके रीजंस क्या है और अब क्या किया जा रहा है. ये पूरा पैसेज आपको उसके ऊपर दे रखा है. सो बैंडिकूट की पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय होना तब स्टार्ट हुई जब ब्रिटिशर्स नेटिव स्पीसीज जो थी ब्रिटिशर्स अपनी कैटल्स ये आपको बोल रहा है. सो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको बताया कि बैंडिकूट्स के पास क्या ऐसे ट्रेट्स होते हैं. आपको उसने बताया दैट Bandicoot exhibited a genius for survival in harsh outback where its ancestors had persisted for 26 million years. Its births were triggered by rainfall in the bone dry desert. It carried breath mint sized babies in backward facing pouch so mothers could forage for food and dig shallow camouflage shelters. Right. Still, these adaptations did not prepare the Western barred bandicoot for colonial era transformation. बावजूद इसके वेस्टर्न बार्ड बैंडिकूट को colonial era transformation के लिए रेडी नहीं रखा इन सारी traits ने. Right, traits did not prepare these bandicoots for transformation of its ecosystem. ब्रिटिश एनिमल्स जो थे, इंपोर्टेड ब्रिटिश एनिमल्स जो थे, दे स्टार्टेड फीडिंग ऑन बैंडिकूट्स. राइट. Several of the dozen odd bandicoot species went extinct because of that. क्योंकि ब्रिटिश इंपोर्टेड एनिमल्स जो थे, they started feasting on these bandicoots and इनकी जो species थी, they were extinct. And by the 40s, Western barred bandicoot, whose original range stretched across much of the continent, persisted only on two predator-free islands in Shark Bay. दो islands पे ही इनकी population सिमट के रह गई. And वो भी इसलिए because those two islands were, predator-free. ठीक है. Now, Wild Deserts is using descendants of those few thousand island survivors. जो island survivors थे, Wild Deserts जो है, उनके descendants को use कर रहे हैं. Called Shark Bay Bandicoots in new effort to seed mainland bandicoot revival. और mainland में bandicoot population की revival के लिए उन descendants को use किया जा रहा है. आगे author बोल रहा है कि जो प्लेस है, जो सैंक्चुरी है, इट्स अ चैलेंजिंग प्लेस क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक ड्रॉट रहती है, फिर अचानक से फ्लड आ जाती है. राइट. आगे वो बोल रहा था इंपोर्टेड बैंडिकूट्स ऑक्यूपाई टू फेंस्ड एक्सक्लोजर्स. दो क्लोज्ड एनक्लोज्ड एरियाज हैं. क्लियर्ड ऑफ इन्वेसिव रैबिट्स. वहां पे इन्वेसिव रैबिट्स नहीं है. एंड ऑफ फीरल कैट्स. ठीक है. इन्वेसिव स्पीसीज जो है वो अंदर नहीं आ सकती. आगे बोला third fenced area contains the program's wild training zone where two other rare marsupials currently share terrain with controlled number of cats. So basically जो third area है वो training zone है जहाँ पे जो rare marsupial की जो species है वो terrain share करती है with controlled number of cats, learning to evade them. उनको सिखाया जा रहा है कि कैसे cat से आपको evade करना है. It's unclear whether Shark Bay bandicoots are perhaps even more predator naive than their now extinct mainland bandicoot kin. हम ये तो नहीं जानते कि जो अभी Shark Bay bandicoots जो बचे हुए जो survivors हैं, if they are predator naive or not. So क्योंकि वहां पे तो predators थे ही नहीं. आगे बोल रहे हैं for now, though the recent surge of rainfall has led to bandicoot joy boom, raising the wild desert population to 100. With other centuries adding to that number. हमें number growth over दिखाई दे रहा because of good rainfall. And there are also signs of rebirth in the landscape itself with their constant digging. Bandicoot trap moisture, allow for seed germination so cattle damaged desert can restore itself.
They have a new nickname, a flattering one this time. We call them ecosystem engineers क्योंकि वो ecosystem को re-engineer कर रहे हैं. ठीक है. अब question number 3, according to the text, Western barred bandicoots now have flattering name because they have सीधा सीधा से दे रखा है कि वो इकोसिस्टम को इंजीनियर कर रहे हैं इसीलिए. सो इसी से रिलेटेड अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर शुड बी 3. वो बोल रहा है aided in altering an arid environment, right? डेजर्ट्स में इनको इंट्रोड्यूस किया है. सो ये एड कर रहे हैं इन ऑल्टरिंग arid environment. Question number 4, which of the following statements provides gist of this passage? कौन सा statement जो है passage का gist provide कर रहा है? The correct answer should be a type of bandicoot was nearly wiped out by invasive species, but rescuers now pin hopes on remaining remnant island population. कि भाई बैंडिकूट की पॉपुलेशन जो थी वो खत्म हो गई थी. अब जो रेस्क्यूअर्स हैं वो बेसिकली बची हुई पॉपुलेशन के ऊपर अपनी होप लगाए बैठे हैं क्योंकि दे आर ट्राइंग टू रिवाइव बैंडिकूट्स इन मेनलैंड, राइट? सो इसीलिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. अच्छा, कुछ लोगों को लग सकता है कि एक क्यों नहीं होगा. वो बोल रहा है द onslaught of animals such as cattle, rabbits, house cat brought in by British led to extinction of western barred bandicoot. But this is just one part of it. Negligent attitude of British colonialists towards these bandicoots, evidenced by names given to them, led to their annihilation. But then, whether attitude of Britishers was negligent or not, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा. Whether it was done on purpose or unintentional, ये भी नहीं दे रखा. So 1 and 2, galat. 4, marsupials are going to extinct. Marsupials are going extinct due to colonial era transformation of the ecosystem, which also destroyed natural vegetation. But then it's about marsupials going extinct, right? It does not talk about efforts scientists are putting in to revive their population. So fourth is not your answer. आगे देखते हैं. वो बोल रहा है which one of the following options does not represent the characteristics of western barred bandicoot. western barred bandicoot का क्या characteristic नहीं है. So यहाँ पे बोल रहा है landing in Australia, British colonists weren't much impressed with small-bodied, slender-snouted marsupial called bandicoots. Their muzzle, which is much too long, uh, gives them an air exceedingly stupid. So बोल रहा है British colonists जो थे, they weren't much impressed with small-bodied, slender-snouted uh, marsupials called bandicoots. Their muzzle, which is much too long, gives them an air exceedingly stupid. One naturalist noted in 1805, they nicknamed one type the zebra rat because of its black striped rump. ठीक है. So बोल रहा है कि कौन सा वेस्टर्न बार्ड बैंडिकूट का एक characteristic नहीं है. Smallest black striped marsupial that uses camouflage and dig. Whether western barred bandicoots are smallest one or not, इसके बारे में हमें कुछ नहीं बता रखा. ये जरूर बता रखा है long thin nose, black stripe and pouch for jaws, shallow diggers having an elongated muzzle, look of a rat but with baby pouch and slender snout. ये तीनों चीजें जो हैं वो आपको दे रखी हैं. Whether it is the smallest one or the biggest one or average size bandicoot, ये हमको नहीं दे रखा. So this cannot be your answer. ठीक है. The text uses the word exclosures. Fenced exclosures बोल रखा है and it prevents rabbits and cats, feral cats, right? So basically, barring the entry of invasive species, this should be your answer for question number 6. यहाँ पे बोल रहा है restoring cattle damaged desert to green landscape, but restoring cattle damaged deserts to green landscape, ये जो एक्सक्लोजर्स यूज हुआ था बैंडिकूट्स के लिए हुआ था, ना कि ग्रीन लैंडस्केप्स के लिए, तो ये वैसे ही गलत है. एक्सक्लूडिंग एनिमल्स टू मेक आइलैंड्स प्रेडेटर फ्री. क्या सारे के सारे एनिमल्स जो हैं वो प्रेडेटर्स हैं? पता नहीं. So excluding animals, which type of animals? Only those that are predators or all animals? Again, very ambiguous. Ridding the main desert of feral cats and large bilbies. So basically, एक्सक्लोजर्स इसीलिए यूज किया था क्या क्योंकि मेन डेजर्ट को फीरल कैट्स एंड लार्ज बिल्बीज से उन्हें रिड करना था, जबकि
अपन को यहाँ पे दे रखा है जो थर्ड थर्ड प्लेस था वहां पे there was controlled number of cats. So ridding the main desert of feral cats, ridding is too extreme a word. So basically the correct answer is option 2. Next, ये वाला जो question है, it is about the question is about you know para completion की ये जो particular sentence है हम लोग कहाँ पे place कर सकते हैं. So question number 7 हम लोग देखते हैं वो बोल रहा है comprehending a wide range of emotions Renaissance music nevertheless portrayed all emotions in balanced and moderate fashion. अब ये जो है वो बोल रहा है कि Renaissance music जो था it portrayed all emotions in balanced and moderate fashion. ठीक है. A volume of translated Italian madrigals were published in London during 1588. This sudden public interest facilitated a surge of English madrigal writing as well as spur of other secular music. कि भाई इटालियन मैड्रिगल्स को लंदन में पब्लिश किया गया था uh, इससे हुआ क्या इंग्लिश मैड्रिगल्स का सर्च हमें देखने को मिला एंड दूसरे सेक्युलर म्यूजिक राइटिंग एंड पब्लिकेशन होने लगे. दिस म्यूजिक बूम देखो ये सर्च की बात कर रहा है और ये बूम की बात कर रहा है दोनों सेम है यानी कि यहाँ पे कुछ भी मिसिंग नहीं है. मोर ओवर इट टॉक्स अबाउट रेनेसां म्यूजिक. ठीक है. सो रेनेसां म्यूजिक को तो अभी तक यहाँ पे इंट्रोड्यूस भी नहीं किया. So this music boom lasted for 30 years and was much a golden age of music as British literature was with Shakespeare and Queen Elizabeth I. फिर डैश आ रहा है और फिर बोल रहा है द रीबर्थ इन बोथ लिटरेचर एंड म्यूजिक ओरिजिनेटेड इन इटली एंड माइग्रेटेड टू इंग्लैंड. जो रीबर्थ हुआ था लिटरेचर और म्यूजिक में वो दोनों इटली में ओरिजिनेट हुए एंड इंग्लैंड माइग्रेट किए एज कंपेयर टू और बोल रहा है कि the English madrigal became more humorous and lighter in England as compared to Italy. जो English madrigal था, it was light and humorous as compared to Italian madrigal. Renaissance music was mostly polyphonic in texture. ये Renaissance music के कुछ characteristics बता रहा है that it portrayed all emotions in balanced and moderate fashion. So वो हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं. Renaissance music was mostly polyphonic in texture. फिर आप यहाँ पे डेफिनेटली इसको ऐड कर सकते हैं Renaissance music nevertheless. So it was mostly polyphonic in texture. Nevertheless, it portrayed all emotions in balanced and moderate fashion. और देखो आगे वाली जो लाइन है वो भी उसके साथ कॉन्कर कर रही है. Extreme use of and contrast in dynamics, rhythm and tone color do not occur. कि भाई सब कुछ बैलेंस था, मॉडरेट था एंड एक्सट्रीम यूज नहीं था. ठीक है. Rhythms in Renaissance music tend to have smooth, soft flow instead of sharp, well-defined pulse. कुछ भी एक्सट्रीम नहीं था. टोन कलर एक्सट्रीम नहीं था. डायनेमिक्स एक्सट्रीम नहीं थे. दे वर स्मूथ, सॉफ्ट फ्लो instead of sharp, well-defined pulse of accent. So the correct answer for this one is 3. This one, hence option C. I hope you have understood it. Next देखते हैं. Again, this is about summaries. वो बोल रहा है कि कुछ codes जो हैं वो certain codes may of course be so widely distributed in specific language community or culture and be learned so early an age that they appear not to be constructed but to be naturally given. कुछ codes जो हैं किसी community में इतने widely spread होते हैं, इतना जल्दी लोग उसको सीख जाते हैं कि हमें लगता है कि it is not constructed but naturally given. Simple visual signs appear to have achieved near universality in this sense. And इसी sense में हम लोग simple visual signs को देख सकते हैं. Though evidence remains that even apparently natural visual codes are cultural specific. However, this does not mean no codes have intervened. Rather, that codes have been profoundly naturalized. So basically, ऐसा वो बोल रहा है कि बहुत सारे कोड्स जो हैं वो कल्चर स्पेसिफिक होते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंस्ट्रक्टेड नहीं है और सारे के सारे नेचुरल है. उन्हें नेचुरलाइज दिखा मतलब वो नेचुरलाइज हो गए हैं. दैट द कोड्स हैव बीन प्रोफाउंडली नेचुरलाइज, वो अपने आप ही नेचुरलाइज हो गए हैं. ठीक है. द ऑपरेशन ऑफ नेचुरलाइज कोड्स रिवील्स नॉट द ट्रांसपेरेंसी एंड नेचुरलनेस ऑफ लैंग्वेज बट डेप्थ. एंड क्योंकि वो नेचुरलाइज हो गए हैं इट डज नॉट मीन कि वो नेचुरल है. ठीक है. द हैबिचुएशन एंड नियर यूनिवर्सलिटी ऑफ कोड्स इन यूज.
They produce apparently natural recognition. This has ideological effect of concealing practices of coding which are present. And इसका effect ideological होता है effect of concealing the practices of coding which are present. ठीक है. So यहाँ पे जो correct answer है that should be option A. Language and visual signs are codes. However, some codes are so widespread that they not only seem naturally given, ऐसा लगता है कि वो naturally given है, but also hide the mechanism of coding behind the signs. So basically ये last वाली line से यहाँ से आ रहा है. So A should be our answer. Uh, B, C and D इनमें क्या प्रॉब्लम है? So आप अगर देखें ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? ऑप्शन बी से इज नॉट ऑल कोड्स आर नेचुरल बट सर्टेन कोड्स आर नेचुरलाइज्ड. ये तो ऐसा फील दे रहा है कि पैसेज में क्लेम किया जा रहा है कि सारे के सारे कोड्स जो हैं वो नेचुरल होते हैं, जबकि पैसेज ने ऐसा क्लेम ही नहीं किया. सो आप ऐसा बोलेंगे नॉट ऑल कोड्स आर नेचुरल बट सर्टेन कोड्स आर नेचुरलाइज्ड एंड मेड टू अपीयर यूनिवर्सल. ठीक है. सो दैट इज वाई ऑप्शन बी जो है गलत इंप्रेशन दे रहा है. ऑप्शन सी टॉक्स अबाउट ऑल कोड्स एंड ऑप्शन डी अगेन टॉक्स अबाउट ऑल कोड्स, जबकि एट टॉक्स अबाउट सर्टेन कोड्स यानी कि सम कोड्स. सो ए शुड बी योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. The passage given below is followed by four alternative summaries. वापस हम लोग इसको देखते हैं. बोल रहा है scientific research shows that many animals are very intelligent and have sensory and motor abilities that dwarf ours. बहुत सारे एनिमल्स के पास ऐसे एबिलिटीज होती हैं जो हमारे पास भी नहीं होती है. जैसे एग्जाम्पल के लिए डॉग्स आर एबल टू डिटेक्ट डिजीजेस such as cancer, diabetes and warn humans of impending heart attacks and strokes. जैसे एग्जाम्पल लिया डॉग्स का, एग्जाम्पल लिया एलिफेंट्स का, वेल्स का, हिपोपोटामसेस का, जिराफ्स का, एलिगेटर्स का, इन सब का एग्जाम्पल दिया. मैनी एनिमल्स ऑल्सो डिस्प्ले सो यहाँ पे वो बोल रहा है दे हैव सेंसरी एंड मोटर एबिलिटीज जो ह्यूमंस की एबिलिटी से बेटर होती है. ठीक है. मैनी एनिमल्स ऑल्सो डिस्प्ले वाइड रेंजिंग इमोशंस इंक्लूडिंग जॉय, हैप्पीनेस, एम्पैथी, कंपैशन, ग्रीफ, even resentment and embarrassment. It's not surprising that animals share many emotions with us because we also share brain structures located in limbic system that are the seed of our emotions. ठीक है. So हमारी जो एबिलिटीज हैं वो उनसे बेहतर होती है. उनमें और भी बहुत सारे इमोशंस जो हैं वो दिखते हैं. ऐसा इसलिए होता है बिकॉज एनिमल्स एंड ह्यूमंस शेयर ब्रेन स्ट्रक्चर्स एंड इसी की वजह से ऐसा होता है. सो द करेक्ट आंसर सिमिलरिटी इन ब्रेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन्स व्हाई एनिमल्स show emotionally typical emotions typically associated with humans. A is your answer. Uh, Animals are more intelligent than us in sensing danger and detecting diseases. Sensing danger and detecting diseases बहुत स्पेसिफिक पार्ट को ये रेफर कर रहा है, पूरे पैसेज का आर्ग्यूमेंट नहीं है. Advanced sensory and motor abilities of animals is the reason why they can display wide-ranging emotions. But then ऐसे sensory and motor abilities तो हम में भी है, right? क्या advanced sensory and motor abilities की वजह से they can display wide-ranging emotions? नहीं. They are able to display wide-ranging emotions. वो तो हम भी दिखा पा रहे हैं. बस वो ये बोल रहा था कि उनके जो एबिलिटीज हैं वो बेहतर होती हैं हमसे भी बहुत सारी जगहों पे. ठीक है. बट वो ये नहीं बोल रहा कि बेहतर होने की वजह से वो वाइड रेंजिंग इमोशंस हमें दिखा पाते हैं. बड़ा ही माइन्यूट सा डिफरेंस है. ठीक है. दैट इज व्हाई सी कैन नॉट बी योर आंसर. एनिमल्स कैन शो इमोशंस व्हिच आर टिपिकली एसोसिएटेड विद ह्यूमंस. एनिमल्स ऐसे इमोशंस दिखा सकते हैं जो ह्यूमंस के साथ एसोसिएटेड है. लेकिन क्यों? व्हाई? ब्रेन स्ट्रक्चर हम लोग शेयर करते हैं वाली इंफॉर्मेशन मिसिंग है. सो डी कैन नॉट बी योर आंसर आइदर. फिर क्वेश्चन नंबर 10 इज अबाउट कार्टोग्राफर्स. अब देखो कार्टोग्राफर्स कौन होते हैं? दोज हु ड्रॉ मैप्स, राइट? सो बोल रहा है कार्टोग्राफर्स डिजाइन एंड क्रिएट मैप्स टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन अबाउट फिनोमेना लोकेटेड समवेयर ऑन आवर प्लैनेट. कार्टोग्राफर्स जो हैं वो मैप्स डिजाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन को जो हमारे प्लैनेट पे लोकेटेड है अबाउट समथिंग
वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है। पास्ट में कार्टोग्राफर्स डिड नॉट यूज टू वरी मच अबाउट हु वाज गोइंग टू रीड देयर मैप्स, ठीक है। एंड इवन दो छोटा छोटा रिसर्च वर्क, यूजेबिलिटी रिसर्च किया जाता था, उनको पता था कि उनको कैसे मैप्स ड्रॉ करना है। बट अब ये चेंज हो चुका है। व्हाई? बिकॉज ऑफ सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। आज के जो मैप रीडर्स हैं, दे आर मोर डिमांडिंग, एंड कार्टोग्राफर्स who are also influenced by these trends are now more interested in seeing if products are efficient, effective and appreciated. So वो बोल रहा है कि पहले तो चल जाता था, लेकिन आज यूजर्स जो हैं वो डिमांडिंग हो गए हैं, एंड कार्टोग्राफर्स जो इन ट्रेंड से इन्फ्लुएंस होते हैं वो भी इंटरेस्टेड है in seeing if their products are efficient, effective and appreciated. So A बोल रहा है, today, cartographers also need to look into usability of maps because of new technological developments. कि cartographers को आज यूजेबिलिटी को देखना पड़ता है, यानी कि वो पहले नहीं देखते थे, and it is because of technological development. Maps are being used for a variety of reasons, and therefore map readers have become more demanding. The entire argument is about cartographers, and cartographers को क्यों changes लेके आने पड़ रहे हैं. And this talks about readers. Cartographers की तो बात ही नहीं हुई है. B is incorrect. Modern map makers evaluate maps' effectiveness, efficiency, and satisfaction of the user through series of experiments. वो कितना एफिशिएंट मैप्स हैं या प्रोडक्ट है, वो कैसे इवेल्युएट करते हैं, ऑप्शन सी डिस्कसेस दैट, लेकिन पैसेज में तो इसको डिस्कस ही नहीं किया हुआ. इट कैन नॉट बी आवर आंसर. न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैव प्रॉम्प्टेड कार्टोग्राफर्स टू एक्सपेरिमेंट विद देयर मैप्स बाय अप्लाइंग दीज न्यू इनोवेशंस. सो बोल रहा है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की वजह से कार्टोग्राफर्स जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं विद द मैप्स बाय अप्लाइंग न्यू इनोवेशंस. ऐसा कुछ पैसेज में दे ही नहीं रखा. दिस इज अगेन इनकरेक्ट. Very simple question. Sorry. The correct answer for this one is option A. A is your answer. I hope आपको ये समझ में आया. All right, guys. We now discuss this RC. So ये क्या बोल रहा है? Basically ये जो RC है ये हमें बता रहा है कि किस तरीके से HBO Max जो थे उसके जो सब्सक्राइबर्स थे, they were alarmed. Why? Because there were a couple of incidents जो शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, and इस वजह से वहां पर they they felt alarmed. So 2022 में HBO Max जो है it quietly moved numerous films, raising concerns about the impermanence of digital streaming content, and that's why they were alarmed. उन्हें ऐसा लगा कि जो डिजिटल स्ट्रीमिंग कंटेंट है वो बेसिकली परमानेंट नहीं है. This event validated the fears that streaming services prioritize control over cultural access rather than expanding it. So इसी वजह से जो व्यूअर्स हैं उनके फियर्स वैलिडेट हो गए कि बेसिकली जो ये ऑनलाइन कंटेंट प्लेटफॉर्म्स हैं ये कल्चरल एक्सेस को कंट्रोल कर रहा है rather than expanding it. ऐसे ही concerns I with reports that Netflix had edited old Stranger Things episodes, hinting at retroactive content manipulation. फिर ऐसे ही concerns आए जब एक रिपोर्ट बाहर आई that old Stranger Things के जो episodes थे उसको भी manipulate किया गया था retroactively. The idea of returning to physical media is proposed as a solution, but it comes with its own limitations. जैसे ब्लू रे के बारे में बताया गया है कि उसकी शेल्फ लाइफ 100 years होती है, लेकिन ऑथर बोल रहा है कि ये केवल थियोरेटिकली स्पोकन है. रियलिस्टिकली कितना ये पॉसिबल है उसके बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते. डीवीडीज के अपने खुद के लिमिटेशंस हैं. वो बोल रहा है कि जो डिजिटल परचेजेस हैं, सो इफ यू परचेज समथिंग डिजिटली एंड आप उसको स्टोर करके रख रहे हो तो उसके भी अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं. कंटेंट मे बी inaccessible due to regional rights restrictions as shown as example involving Cars 2 and Apple's DRM. So basically जो एप्पल कहता है कि वो डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट के ऊपर बिल्कुल आयरन क्लैड है, उसको वो चेंज नहीं करेगा एंड यू विल ऑलवेज हैव एक्सेस टू इट. बट अगेन अगर आपको वो भी देखना है तो आपको हमेशा अपने एप्पल अकाउंट से ही लॉग इन करके एंड उसको एक्सेस करना पड़ेगा. आप उसको कहीं पे अलग से स्टोर नहीं कर सकते.
एंड ऑथर बोल रहा है कि जो लॉस ऑफ फिल्म्स हमें देखने को मिल रहा है, इट्स नॉट अ न्यू फिनोमिनन। हिस्टोरिकली बहुत सारी फिल्म्स जो हैं, दे वर लॉस्ट ड्यू टू नेग्लेक्ट और एक्सीडेंट्स, एंड कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं अपन को। 1937 में जो ये फॉक्स वॉल्ट फायर इंसिडेंट हुआ था, एंड ऐसा भी शायद हो सकता है वो डेलिबरेट डिस्ट्रक्शन था। एंड आयरॉनिकली स्टूडेंट्स स्टूडियोज जो हैं वो आज एम्फसाइज कर रहे हैं द वैल्यू ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, राइट? बट उनके जो एक्शंस हैं वे दे अनइंटेंशनली और इंटेंशनली डिस्ट्रॉय देयर आईपीआर, वो बेसिकली थोड़ा सा पास्ट एक्शंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट में ऑथर ने ये क्लियरली कह रखा है, अगर आप देखें तो film studios keen to stress the breadth of their back catalogs. Uh, Audiences may start to wonder why those same studios seem happy to set the vault alight. मतलब, why would they want to, set their vaults alight? अगर वो उनके next quarter के numbers को help करने वाला है. If all these IPRs are going to contribute to the company's numbers, revenues, तो फिर audiences wonder करते हैं कि फिर ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, ठीक है? तो इसी के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 वो बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ ट्रू वुड बेस्ट इनवैलिडेट द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज। अब देखो, यहाँ पे ऑप्शन ए बोल रहा है, रीसेंट रिसर्च हैज irrefutably proven that Blu-ray discs have a shelf life of at least 100 years। बट ऑथर इसको डिनाई थोड़ा ना कर रहा है, बस ऑथर तो ये बोल रहा है कि आ, इसको अभी तक प्रैक्टिकली टेस्ट नहीं किया गया है, केवल ये थियोरेटिकली स्पोकन है, प्रैक्टिकली नहीं बोला गया है। तो इवन इफ यू से दैट इट हैज बीन प्रूवन, तो ऑथर का आर्ग्यूमेंट जो है वो गलत नहीं होगा। सो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी कह रहा है कि ऑप्शन बी कह रहा है, studios and streaming services have committed to giving customers perpetual and platform independent access to original digital content they're paid for। तो studios ने and streaming services ने ये commit किया है customers को that they would get perpetual and platform independent access to original digital content they have paid for। So this should be your answer। C बोल रहा है, when moving to a different geographical location, customers can easily use virtual private networks to bypass geo-blocking and regain access to their content on any streaming service। बट देखिए, ये आपको लग सकता है कि इससे भी तो परपेचुअल एक्सेस मिल ही सकता है, बट क्या जो कंटेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वो ऐसा करने के लिए आपको मतलब वो ऐसा करने के लिए आपको अलाउ कर रहे हैं? नहीं, ये आप खुद कर रहे हैं, राइट? सो समहाउ क्योंकि आपका जो कंटेंट एक्सेस है वो ब्लॉक किया जा रहा है, आपको ऐसा करना पड़ रहा है, तो समहाउ ये वाला जो ऑप्शन है ऑथर के आर्ग्यूमेंट को प्रूव ही कर रहा है दैट कंटेंट प्लेटफॉर्म्स आर ट्राइंग टू कंट्रोल कल्चरल एक्सेस इंस्टेड ऑफ expanding it। So that is why this cannot be your answer। एंड डी, ऑप्शन डी बोल रहा है, ऑप्शन डी बोल रहा है, improved cloud storage services have made it possible for movie collections to now be preserved in perpetuity। ये तो बोल रहा है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जिससे मूवी को हम लोग परपेचुअली स्टोर कर सकते हैं। बट ऑथर के आर्ग्यूमेंट को तो वीकर नहीं कर रहा, क्योंकि ऑथर का आर्ग्यूमेंट तो ये है कि कंटेंट प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो कल्चरल एक्सेस कंट्रोल कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग इट। सो दैट इज वाई ऑप्शन डी आपका आंसर नहीं हो सकता। केवल ऑप्शन बी जो है उसको वीकन कर रहा है। Question number 12, Netflix had begun editing old episodes of Stranger Things to retroactively improve their visual effects। What is the purpose of this example? इस example का purpose क्या है यहाँ पे? वो बोल रहा है, to show a practice that justifies the fear of people who feel streaming services cannot be trusted to be custodians of cultural artifacts like film। एक्चुअली क्योंकि पैसेज में इसको एज एग्जाम्पल यूज किया हुआ है, कहा जा रहा है कि नेटफ्लिक्स जो है वो रेट्रोएक्टिवली उसने ओल्ड स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज के या फिर ओल्ड स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज के कुछ एपिसोड्स को वापस से रीडिजाइन किया था या फिर उसको चेंज किया था। सो ये एग्जाम्पल के तौर पे यूज किया हुआ है। सो इट्स लाइक ऑप्शन ए, टू शो प्रैक्टिस दैट जस्टिफाइज द फियर ऑफ पीपल who feel streaming services cannot be trusted to be custodians of cultural artifacts like film। बी क्यों नहीं होगा? To show how unsubstantiated reports are। बट उसको एग्जाम्पल की तरह यूज किया गया है, यानी कि उसको प्रूव करने के लिए यूज किया गया है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि इसको शो करके ऑथर अनसब्सटैंशिएटेड रिपोर्ट्स
अनसब्सटैंशिएटेड रिपोर्ट्स, या फिर आप ये नहीं बोल सकते टू शो हाउ अनसब्सटैंशिएटेड रिपोर्ट्स आर, राइट, क्योंकि उसको प्रूव करने के लिए दिया हुआ है। सो वो टू शो अ प्रैक्टिस दैट जस्टिफाइज, ये आपका आंसर होगा। ये नहीं दिखाओगे कि रिपोर्ट्स जो है वो अनसब्सटैंशिएटेड है, दैट इज व्हाई बी इज इनकरेक्ट। टू शो दैट स्ट्रीमिंग सर्विसेज आर कंट्रोलिंग एक्सेस टू कल्चरल कॉमन्स रादर देन एक्सपेंडिंग इट। To show that streaming services are controlling access to cultural commons rather than expanding it, ये basically आप अगर देखें तो यहाँ पे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी दोनों बहुत क्लोज है। ऑप्शन सी जो है टू शो दैट स्ट्रीमिंग सर्विसेज आर कंट्रोलिंग एक्सेस टू कल्चरल कॉमन्स रादर देन एक्सपैंडिंग इट। अब ये कल्चरल कॉमन है, ये हम लोग कैसे बोल सकते हैं? ठीक है, हम लोग इसको नहीं बोल सकते कि ये कल्चरल कॉमन है। बेसिकली वहां पे आप अगर देखें तो जो नेटफ्लिक्स का ये एग्जांपल है, आप अगर देखें यहाँ पे दे रखा है नेटफ्लिक्स हैड, इसको एक लाइन ऊपर से पढ़ता हूँ, द न्यूज सीम लाइक विंडिकेशन टू दोज हु हैड लॉन्ग वांट दैट स्ट्रीमिंग वाज मोर अबाउट कंट्रोलिंग एक्सेस टू cultural commons than expanding it, as did reports that Netflix had begun editing old episodes of Stranger Things to retroactively improve visual effects. So basically, क्या नेटफ्लिक्स वाकई में उसको कंट्रोल करना चाहता था? क्योंकि यहाँ पे उसने एक बात बोल रखी है, अ, ये जो पर्टिकुलर एचबीओ मैक्स वाली जो न्यूज थी वो विंडिकेशन था, और एज डेड रिपोर्ट्स, ठीक है, that Netflix had begun editing old episodes of Stranger Things to retroactively improve their visual effects. So यहाँ पे बोल रहा है टू शो दैट स्ट्रीमिंग सर्विसेज आर कंट्रोलिंग एक्सेस टू कल्चरल कॉमन्स रादर देन एक्सपेंडिंग इट। बेसिकली वो एचबीओ मैक्स वाली जो रिपोर्ट थी वो ऐसा प्रूव कर रही थी, एंड ये वाली जो रिपोर्ट है अल्टीमेटली कल्चरल कॉमन्स के लिए दी हुई है, या फिर वाकई में उसको विजुअल इफेक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए दी हुई है। ये हम लोग क्लियरली कह नहीं सकते, इसीलिए ऑप्शन ए जो है दैट्स बेटर एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन सी जो है वो उसको बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होकर कह रहा है, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी आवर आंसर। Option D बोल रहा है टू शो दैट आर्ट इन डिजिटल एज, स्पेसिफिकली फिल्म, इज नो लॉन्गर sacrosanct and may be changed to suit changing tastes or technology, कि भाई टेस्ट चेंज हो रहा है इसलिए आर्ट को भी चेंज होना होगा। ये बेसिकली ऑथर के आर्ग्यूमेंट को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा। Question number 13. Which of the following statements about art best captures the arguments made in the passage? Which of the following statements about art best captures the arguments made in the passage? The correct answer for this one should be Delta. As art is increasingly created and stored and distributed digitally, access to it is counterintuitively likely to be made more difficult by rapid churn in technology. जो access है वो difficult होता जा रहा है ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड विम्स ऑफ होस्ट प्लेटफॉर्म्स, की जो होस्ट प्लेटफॉर्म्स है जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, एचबीओ मैक्स हो गया, इनकी विशेष पे एक्सेस जो है वो दिया जा रहा है। सो डेल्टा शुड बी योर आंसर। ए क्या बोल रहा है? In the age of online subscription services, it's time to change our understanding of classic works of art being primarily immutable and easily available to public. So ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन की एज में हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लासिक वर्क उसको चेंज होना होगा, ठीक है, जबकि हमारी अंडरस्टैंडिंग को चेंज होना या नहीं होना है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रखी है। दैट इज व्हाई दिस कैन नॉट बी योर आंसर। बी वर्क ऑफ आर्ट बिलोंग टू कल्चरल कॉमन्स एंड हेंस मस्ट रिमेन अवेलेबल इन परपेचुइटी इररिस्पेक्टिव ऑफ हु पेज फॉर एक्सेस टू देम। अब देखो यहां तक अगर आप यहां तक की बात करते हैं आर्गुमेंट बिल्कुल सही होता, लेकिन उसके आगे इसने ऐड कर दिया इररिस्पेक्टिव ऑफ हु पेज फॉर एक्सेस टू देम। ऑथर ने ऐसा नहीं बोला कि भाई इट शुड बी एक्सेसिबल टू एवरीवन, इट शुड बी एक्सेसिबल टू दोज हु आर पेइंग फॉर इट, राइट। उनके लिए एक्सेस जो है वो लिमिट नहीं होना चाहिए, बट इट सेज दैट जो पे नहीं भी करे उसके लिए भी एक्सेसिबल होना चाहिए। दिस इज इनकरेक्ट। एक्सेप्टिंग रेट्रोएक्टिव चेंजेस टू वर्क्स ऑफ आर्ट इज डेंजरस because it will encourage creators to not put enough effort into original attempt. अब देखो ये क्यों गलत है? सो ऑथर का आर्ग्यूमेंट है कि रेट्रोएक्टिव चेंजेस जो हैं वो इस फियर को वैलिडेट करते हैं कि एक्सेस को कंट्रोल किया जा रहा है। रेट्रोएक्टिव चेंजेस का whether content platforms will put effort into original attempts or not उससे कोई लेना देना नहीं है।
सो दिस वाज अ वेरी क्लोज ऑप्शन। ये बोल रहा है कि रेट्रोएक्टिव चेंजेस अगर करेंगे तो ओरिजिनल एफर्ट्स नहीं डालेंगे, जबकि आर्ग्यूमेंट इसके बारे में नहीं है। आर्ग्यूमेंट इसके बारे में कि रेट्रोएक्टिव चेंजेस करेंगे तो एक्सेस जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। दैट इज वाई ऑप्शन सी कैन नॉट बी योर आंसर। द करेक्ट आंसर इज डेल्टा। Question number 14. Which of the following statements is suggested by a sentence? Back then, at least cinema was defined by its ephemerality. Ephemeral is something that is transient, something that is, available only for a short period of time. So, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डेल्टा। टुडे फिल्म्स आर एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर लॉन्ग टाइम सिंस दे आर नो लॉन्गर, क्योंकि बैक देन एटलीस्ट सिनेमा वाज डिफाइंड बाय एफिमेरलिटी। सो आज की सिचुएशन को पहले की सिचुएशन से कंपेयर किया जा रहा है, एंड पहले की सिचुएशन में फिल्म्स वर कंसिडर्ड एफिमेरल, राइट। सो आज की सिचुएशन में फिल्म्स आर एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर लॉन्ग टाइम since they are no longer tied solely to stay at the local cinema. Delta should be your answer. C बोल रहा है cinema is now no longer as ephemeral as it used to be. सिनेमा अब इतनी एफिमेरल नहीं है जितनी वो होती थी, बिकॉज टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड प्रिजर्विंग फिल्म्स हैज इम्प्रूव्ड मैनी फोल्ड। जबकि एक्सेस का जो ये इशू है, अ, वो बताया जा रहा है, एंड ना कि ये बताया जा रहा है कि सिनेमा जो है वो एफिमेरल नहीं रही बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। सो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से अगर हम लोग देखेंगे, टेक्नोलॉजी का कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा। Presently, there is no reason why film studios should remove access to films once they have left the local cinema. So, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें स्टेटमेंट से ही बताना है कि ऑथर क्या सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। सो ऑथर प्रेजेंट को पास्ट से कंपेयर कर रहा है, और प्रेजेंट पास्ट में फिल्म्स वर एफिमेरल। वंस दे लेफ्ट द सिनेमा दे वर एज गुड एज गॉन, राइट। तो उसके बेसिस पे बोलेंगे टुडे फिल्म्स आर एक्सपेक्टेड टू to stay to be available for a long time after they have left the cinema, right. uh, Presently there is no reason why film studios should remove access to film. ये आपको पैसेज के रेफरेंस में सही लग सकता है, लेकिन ये इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के रेफरेंस में सही नहीं है, एंड हमें इस स्टेटमेंट के रेफरेंस में ही आंसर निकालना था। अराउंड अ सेंचुरी अगो पीपल वर मोर एक्सेप्टिंग ऑफ नॉट हैविंग एक्सेस टू फिल्म्स वंस दे लेफ्ट द लोकल सिनेमा। सो वहां पे बस यही बोल रखा है दैट इट वाज इन अ सेंस दैट द फिल्म वाज एज गुड एज गॉन वंस इट लेफ्ट द लोकल सिनेमा। इट डज नॉट मीन इन एब्सोल्यूट टर्म्स दैट सिनेमा कभी अवेलेबल ही नहीं होती थी, ठीक है। सो अराउंड अ सेंचुरी अगो पीपल वर मोर एक्सेप्टिंग ऑफ नॉट हैविंग एक्सेस टू फिल्म्स। और क्या लोग एक्सेप्टिंग थे इस फैक्ट को लेके, उसके बारे में भी कुछ नहीं कह रखा। सो दिस इज इनकरेक्ट एज वेल। आई होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और पैसेज। तो ये बोल रहा है द आइडिया ऑफ क्राफ्टमैनशिप इज नॉट सिंपली नॉस्टैल्जिक। ये जो आइडिया है क्राफ्टमैनशिप का, ये केवल नॉस्टैल्जिक ही नहीं, इट आल्सो रिक्वायर्स स्किल्स, ऑल राउंड अप्रोच एंड ऑल राउंड अप्रोच टू वर्क दैट इन्वॉल्व्स होल प्रोडक्ट रादर देन इंडिविजुअल पार्ट्स, ठीक है। सो वो बोल रहा है क्राफ्ट आइडियल्स कॉन्फ्लिक्ट विद मेन स्ट्रीम मैनेजमेंट। क्राफ्ट के जो आइडियल्स है वो मैनेजमेंट के आइडियल्स से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट फेवर्स एफिशिएंसी एंड कंसिस्टेंसी। हिस्टोरिकली क्राफ्ट वाज सीन एज प्रिमिटिव एंड इनएफिशिएंट। मैनेजमेंट डील्स विद कंसिस्टेंसी एंड एफिशिएंसी, एंड क्राफ्ट को primitive and inefficient देखा जाता था। Tension between artisanship and mass production began in 19th century with the rise of American system and standardized manufacturing. जब ऐसा होने लगा तो आर्टिसनशिप एंड मास प्रोडक्शन, इन दोनों के बीच में टेंशन बढ़ने लगी। रिएक्शंस टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्लूड आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट, एंड क्योंकि ऐसा होने लगा, स्टैंडर्डाइजेशन बढ़ने लगा, तो रिएक्शंस भी आए, एंड दे इंक्लूडेड आर्ट्स एंड क्राफ्ट मूवमेंट, द स्मॉल इज ब्यूटिफुल मूवमेंट, एंड करंट रिवाइवल ड्रिवन बाय एनवायरमेंटल कंसर्न्स। Two main markets for craftspeople, consumers paying premiums for high quality and unique goods. क्राफ्ट्समैन के दो मेन मार्केट होते हैं, जो वो वाले कंज्यूमर्स जो प्रीमियम पे करने के लिए रेडी है फॉर हाई क्वालिटी एंड यूनिक गुड्स। एनवायरमेंटली कॉन्शियस बायर्स, वो भी क्राफ्टमैनशिप के आइटम्स को बाय करना प्रेफर करते हैं, राइट। Craft work offers greater job satisfaction by granting workers autonomy, creativity, and escape from monotonous tasks.
और तो और जो क्राफ्ट वर्क है वो वर्कर्स को जॉब सेटिस्फैक्शन देता है, क्योंकि उसके अंदर ऑटोनॉमी होती है, क्रिएटिविटी होती है, एंड मोनोटोनस टास्क वो इन्वॉल्व नहीं होते। एंड पैरेलल्स आर ड्रॉन विद सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज अजाइल मेथोडोलॉजी। ठीक है, आगे वो बोल रहा है challenges to scaling craft based employment include difficulty retraining workers displaced by automation. So इसके जो challenges हैं वो क्या क्या है? वर्कर्स को रिट्रेन, अब जो बेसिकली अगर क्राफ्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है तो वहां पे कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं? वर्कर्स की रीट्रेनिंग जरूरी है, because they have been displaced by automation, they are out of work for a very long time. Regulatory and institutional advantages जो है वो large companies को favor करती है, so ये कुछ challenges है. Historically craft guilds could stifle innovation due to monopolistic practices and rigid hierarchies. Craftsmanship can thrive today, but only if it avoids becoming overly organized or restrictive. हिस्टोरिकली गिल्ड्स यानी कि एसोसिएशन होती है, ये इनोवेशन को स्टिफल करती थी, एंड अगर आज क्राफ्टमैनशिप को थ्राइव करना है, सो ओवरली ऑर्गेनाइज एंड रिस्ट्रिक्टिव नहीं होना होगा इसको. दिस इज व्हाट द पैसेज टॉक्स अबाउट. सो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं. द ऑथर क्वेश्चंस द एबिलिटी ऑफ क्राफ्ट्स टू क्रिएट सब्सटेंशियल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंटली बिकॉज ऑथर इसके लिए क्या रीजन दे रहा है कि क्राफ्ट से सब्सटेंशियल एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो सकता है. सॉरी, आई मीन ये पूछ रहा है कि कौन सा पॉइंट जो है इस आर्ग्यूमेंट को क्वेश्चन करता है कि क्राफ्ट से सब्सटेंशियल अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो सकती है. सो लास्ट में ऑथर ने बोला कि जो हमारा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है कंट्री का, वो लार्ज कंपनीज को फेवर करता है. सो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कुड मेक इट डिफिकल्ट फॉर स्मॉल क्राफ्ट आउटफिट्स टू compete. सो ऑप्शन सी शुड बी आवर आंसर. ये ऑथर ये इस आर्ग्यूमेंट को क्वेश्चन करता है कि क्राफ्ट के थ्रू या फिर क्राफ्टमैनशिप के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है. The low scale of crafts production will not be able to absorb the mass of redundant labor. देखो, बेसिकली क्राफ्टमैनशिप इतना सारा लेबर को एब्जॉर्ब कर पाएगा नहीं कर पाएगा उसकी तो बात ही नहीं हुई है. ठीक है, वहां पे बस इसको बोला गया है कि उनको रिट्रेन करना पड़ेगा, उसके बाद ये हो सकता है. वर्कर्स मेड रिडंडेंट बाय ऑटोमेशन आर अनलाइकली टू ऑप्ट फॉर क्राफ्ट रिलेटेड वर्क. वर्कर्स क्राफ्टमैनशिप के लिए वापस जाएंगे नहीं जाएंगे इसके बारे में बात नहीं कर रखी. एंड क्राफ्ट गिल्ड्स टेंड टू रेजिस्ट न्यू एंट्रेंट्स, ऐसा नहीं बोल रखा. इट ओनली स्टिफल्स इनोवेशन, नए एंट्रेंट्स को नहीं आने देते, ऐसा नहीं कह रखा. सो सी इज योर आंसर. Question number 16. यहाँ पे बोल रहा है we can infer from the passage that medieval crafts guilds resembled mass production in that both did not necessarily promote creativity. So वो बोल रहा है कि medieval craft guilds association resembled mass production. So आज का mass production जो है और पहले का जो craft guild है या guilds हैं, इन दोनों में क्या resemblance है? ये creativity को promote नहीं करते. सही बात है, क्योंकि मास प्रोडक्शन करोगे तो आइडेंटिकल चीजों का ही मास प्रोडक्शन हो पाएगा. अगर आइडेंटिकल चीज आप प्रोड्यूस नहीं करें तो मास प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा, है ना. एंड जो गिल्ड्स हैं वो भी इनोवेशन को स्टिफल करते हैं. सो डी शुड बी योर आंसर. डिस्करेज्ड इनोवेशन बाय रिस्ट्रिक्टिंग एंट्री थ्रू स्ट्रिक्ट रूल्स. एंट्री के ऊपर रेस्ट्रिक्शन था, ऐसा कुछ पैसेज में कह नहीं रखा, बस इनोवेशन नहीं होने दे रहे. फोकस एक्सेसिवली ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, ऐसा नहीं दे रखा. Did not always employ egalitarian production processes. ये भी गलत है. So the correct answer for this one is delta. Which one of the following statements is not inconsistent with views stated in the passage? Ideally वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा statement according to passage सही है, क्योंकि बाकी के तीन statements जो है वो inconsistent है. So agile movement in software is a throwback to tenets of medieval craft guilds. Agile movement in software and craft guilds के जो principles हैं वो same है, हम लोग कह नहीं सकते. This is inconsistent. We need to support the crafts. Only then we can retain creativity intrinsic to their production. हम craft को support करेंगे, only then we can retain the creativity. Extreme option है, क्योंकि creativity के लिए और दूसरे ways भी हो सकते हैं. Creativity in crafts could be stifled if market for artisan goods becomes टू ऑर्गेनाइज. सही बात है, लास्ट में पैसेज में क्लियरली कह रखा है कि अगर मार्केट बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज हो गया
तो जो क्रिएटिविटी है वो स्टिफल हो सकती है। एंड आई मीन दिस इज द राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर है। एंड डी बोल रहा है आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मूवमेंट वाज इनिशियली इंस्पायर्ड बाय अमेरिकन सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, अमेरिकन सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन ने ही इसको इंस्पायर किया था, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. The most recent revival in interest of crafts is result of emergence of all of the following except कि भाई क्राफ्ट में वापस इंटरेस्ट जो है वो रिवाइव होता जा रहा है, उसके ये सारे रीजंस है, क्या रीजन नहीं है? सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल क्रिएशंस एज अपोज टू मास प्रोडक्शन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो मास, देखो सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल क्रिएशंस ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन देयर इज ऑपोजिशन फॉर मास प्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्ट्स, ये कह नहीं सकते। ठीक है, आई मीन दिस शुड बी योर आंसर। अ नीश मार्केट, क्योंकि ये हम लोग कह नहीं सकते, दैट इज व्हाई इट्स योर आंसर। अ नीश मार्केट फॉर डिसर्निंग बायर्स ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स, तो बता रखा था देर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट्स फॉर क्राफ्टमैनशिप। एक वो जो इकोलॉजिकली एनवायरमेंटली सेंसिटिव होते हैं, दूसरे जो प्रीमियम पे करना चाहते हैं यूनिक गुड्स के। सो नीश फॉर डिसर्निंग बायर्स, डिसर्निंग बायर्स से हम लोग उन लोगों के बारे में बात कर सकते हैं। सो एक्सेप्ट का आंसर ये नहीं हो सकता। ग्रेटर इंटरेस्ट इन बाइंग लोकली प्रोड्यूस गुड्स, ये भी दे रखा है, आंसर नहीं हो सकता। एंड कंसर्न्स अबाउट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ये भी दे रखा है, आपका आंसर नहीं हो सकता। सो ऑप्शन ए इज योर आंसर। नेक्स्ट, ये अगेन पैरा कंप्लीशन का क्वेश्चन है। एंड ये बोल रहा है द ब्रेन इजंट ऑर्गेनाइज द वे यू माइट सेट अप योर होम ऑफिस और बाथरूम मेडिसिन कैबिनेट। ठीक है, ब्रेन जैसा आप होम ऑफिस या फिर बाथरूम मेडिसिन कैबिनेट जो है ऑर्गेनाइज करते हो, ब्रेन शायद वैसे ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, या फिर ब्रेन वैसे ऑर्गेनाइज नहीं होता। पैराग्राफ में आपको दे रखा है डैश यू कांट जस्ट पुट थिंग्स एनीवेयर यू वांट टू। सो ये एग्जैक्टली इससे मैच कर रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है ब्रेन वैसे ऑर्गेनाइज नहीं होता। दिस वाज सिंपलेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। और ये बोल रहा है कि ब्रेन वैसे ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता जैसे दूसरी चीजें ऑर्गेनाइज होती है, और फिर उसी को ही कंटिन्यू कर रहा है, यू कांट जस्ट पुट थिंग्स एनीवेयर यू वांट टू। द इवॉल्व्ड आर्किटेक्चर ऑफ ब्रेन इज haphazard and disjointed, and incorporates multiple systems, each of which has mind of its own। ठीक है, तो फिर ब्रेन ऐसे ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता, तो वो यहीं पे ही आएगा। बाकी यहाँ पे और यहाँ पे कोई गैप नहीं है, क्योंकि दिस टॉक्स अबाउट एवोल्यूशन, एवोल्यूशन होता रहा। एंड इस वजह से बहुत सारी चीजें जो हैं वो इस तरीके से अटैच्ड है कि हर एक का अपना खुद का माइंड होता है। एवोल्यूशन डजंट डिजाइन थिंग एंड इट डजंट बिल्ड सिस्टम्स, इट सेटल्स ऑन सिस्टम्स दैट कन्वेड सर्वाइवल बेनिफिट। एवोल्यूशन ऐसे होता है जो सोच समझ के नहीं होता, लेकिन जो बेनिफिशियल होता है सर्वाइवल के लिए, उसी के बेसिस पे एवोल्यूशन हो जाता है। एंड यहाँ पे कोई गैप नहीं है, थर्ड पे एंड फोर्थ पे कोई गैप नहीं है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज फर्स्ट वन। ठीक है, सो वन शुड बी योर आंसर। आगे देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग सेंट्रल एशियाज रोल helps developments make more sense not only across Asia but in Europe, the Americas and Africa। अगर हम लोग सेंट्रल एशिया का रोल समझते हैं, इट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड, और बोल रहा है अंडरस्टैंडिंग सेंट्रल एशियाज रोल हेल्प्स डेवलपमेंट्स मेक मोर सेंस नॉट ओनली अक्रॉस एशिया बट इन यूरोप, अमेरिकाज एंड अफ्रीका। कि भाई जो यूरोप, अमेरिका एंड अफ्रीका में जो डेवलपमेंट्स हुए, उनको अगर हमको समझना है तो सेंट्रल एशिया का रोल हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे वो बोल रहा है नेशंस ऑफ सिल्क रोड्स आर समटाइम्स कॉल्ड डेवलपिंग कंट्रीज, बट दे आर एक्चुअली सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट हाईली डेवलप्ड कंट्रीज, द वेरी क्रॉसरोड्स ऑफ सिविलाइजेशन इन एडवांस्ड स्टेट्स ऑफ डिसरिपेयर। ठीक है, सो वो बोल रहा है कि जहाँ पे सिल्क रोड्स होते हैं, हम लोग कभी कभार उनको डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं, बट दे आर एक्चुअली सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट हाईली डेवलप्ड कंट्रीज, द वेरी क्रॉस रोड्स ऑफ सिविलाइजेशन इन एडवांस्ड स्टेट्स ऑफ डिसरिपेयर। ठीक है, फिर डैश दीज कंट्रीज लाई एट द सेंटर ऑफ ग्लोबल अफेयर्स। तो अगर आप समझें तो हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज की, मतलब जिनको डेवलपिंग कंट्रीज कहा जा रहा है, ऐसी कंट्रीज की बात कर रहे हैं। सो उसी को ही कंटिन्यू कर रहा है। दीज कंट्रीज लाई एट द सेंटर ऑफ ग्लोबल अफेयर्स
दे हैव सिंस बिगनिंग ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, ये ग्लोबल अफेयर्स के बिल्कुल सेंटर में रहती हैं हिस्टोरिकली। ऐसा जब से हिस्ट्री चालू हुई है तब से ये ऐसा ही रहा है। रनिंग अक्रॉस द स्पाइन ऑफ एशिया दे फॉर्म अ वेब ऑफ कनेक्शंस फैनिंग आउट इन एवरी डायरेक्शन routes along which pilgrims, warriors, nomads and merchants have traveled। ठीक है, सो वो बोल रहा है कि इन कंट्रीज का कनेक्शन अलग अलग डायरेक्शंस में फैन आउट होता रहा है, जहाँ से पिलग्रिम्स, वॉरियर्स, नोमैड्स, मर्चेंट्स ने ट्रैवल किया, गुड्स प्रोड्यूस हुए, खरीदे गए, बेचे गए। एंड आगे वो यही बोल रहा है, डैश दे हैव कैरीड नॉट ओनली prosperity but also death and violence, disease and disaster। सो वो बोल रहा है, अंडरस्टैंडिंग सेंट्रल एशियाज रोल हेल्प डेवलपमेंट्स मेक मोर सेंस नॉट ओनली अक्रॉस एशिया बट इन यूरोप, अमेरिकाज एंड अफ्रीकाज। ये वाला जो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है दो रीजन से। पहले, इसको हमें रखना कहाँ है वो देखना है। सेकंड, आप अगर देखें तो A C B D यहाँ पे ऑप्शंस को भी अलग अलग करके दिया गया है, सो इट क्लियरली शोज दैट ये वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। तो एक बार हम लोग इसको पूरा रीड करते हैं, फिर समझेंगे कि इस वाले सेंटेंस को हमें कहाँ रखना है। They have carried not only prosperity but also death and violence, disease, disaster. The Silk Roads are world's central nervous system, connecting otherwise far-flung people and places. Dash, it allows us to see patterns and links, uh, causes and effects that remain invisible if one looks only at Europe or North America। तो आप अगर देखो यहाँ पे लास्ट लाइन वो क्लियरली बोल रहा है कि अगर आप केवल यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को देखोगे तो वो लिंक्स आपको दिखाई नहीं देंगे। यानी कि लिंक्स को हमें ढंग से समझना है, और सेंटेंस भी उसी के बारे में बात कर रहा है। सो यहाँ पे आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग सेंट्रल एशियाज रोल हेल्प्स डेवलपमेंट्स मेक मोर सेंस नॉट ओनली अक्रॉस एशिया बट इन यूरोप, द अमेरिकाज एंड अफ्रीका। इट अलाउज अस टू सी पैटर्न्स एंड लिंक्स, causes and effects that remain invisible if one looks only at Europe and North America। So फोर्थ जो है, यहाँ पे ये सेंटेंस को हमें पुट करना पड़ेगा, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज बॉय। आई होप इट्स अंडरस्टूड। एंड इसके बाद ये वाला पैसेज हम लोग देख लेते हैं। सो ये पैसेज में क्या बोल रखा है? ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैसेज। अब देखिए, इस पैसेज में वो कह रहा है कि जो इकोनॉमिस्ट हैं, ये बेसिकली अपनी जो प्रिंसिपल्स हैं वो इम्पार्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं रादर देन लर्निंग फ्रॉम अदर प्रिंसिपल्स एंड डोमेन्स। एंड उसी को ही प्रूव करने के लिए गैरी बेकर का एग्जाम्पल दिया। सो गैरी बेकर ने नॉन मार्केट डोमेन्स में, जैसे क्राइम, फैमिली में, इकोनॉमिक मेथड्स को एक्सपैंड किया था, एंड ट्रीटिंग ऑल ह्यूमन बिहेवियर एज यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग। But Gary Becker resisted influence from other disciplines like anthropology or history। So author बोल रहा है कि ये जो imperial approach है, where you give or where you tell others about your domain but you hardly try to learn from others domains, ये जो imperial approach है, इसने economics को self-contained discipline बना दिया, projecting its tools outward without accepting insights from others। ठीक है, in recent times economics have become more open, जो क्योंकि वो ऑथर बोल रहा है, times have changed for once almighty discipline and economics has been taken to task। क्यों? क्योंकि अब economists have reached out, imported, borrowed and collaborated। they have been less imperial, more open। अब वो दूसरों की बातें भी सुन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल थॉमस पिकेटी का ये एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, Thomas Piketty is engaging with historians and the rise of behavioral economics, integrating social psychology into economic analysis। Piketty जो है वो सोशल साइकोलॉजी को इंटीग्रेट कर रहा है इन बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, राइट। सो आगे ये एग्जांपल दे रखा था, एंड ऑथर बोल रहा है कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स जो है वो ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ होमो इकोनॉमिकस उसको चैलेंज करता है, एंड ये एक्नॉलेज भी करता है दैट पीपल ऑफन एक्ट इररेशनली एंड दैट प्रेफरेंसेस मे नॉट प्री एग्जिस्ट चॉइसेस, मे नॉट प्री एग्जिस्ट चॉइसेस। कि जो प्रेफरेंसेस हैं, जैसा हमने बुक में कह रखा है एग्जैक्टली वैसा ही शायद ना हो। Psychologists and even some mainstream economists argue that choices are influenced by context,
नैरेटिव, इमोशन, नॉट जस्ट रैशनल यूटिलिटी कैलकुलेशंस की जो चॉइसेस हैं वो बहुत सारी चीजों से इन्फ्लुएंस होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है, नैरेटिव होता है, इमोशन होता है, नॉट जस्ट यूटिलिटी कैलकुलेशंस जो बुक में दे रखा है। इसीलिए बिहेवियरल इकोनॉमिक्स जो है वो होमो इकोनॉमिक्स को चैलेंज भी करता है। नैरेटिव इकोनॉमिक्स, विच वाज प्रमोटेड बाय रॉबर्ट चिलर, focuses on how public stories and perceptions shape behavior and in turn social outcomes. However, Schiller की approach को भी target किया गया because it did not pay attention to the role of political and institutional intermediaries like parties, media, lobbyists. इन सब का भी रोल होता है, और हिस्टोरिकली इन सारी चीजों ने भी शेप किया होता है। अल्टीमेटली पैसेज क्या कंक्लूड कर रहा है? पैसेज बोल रहा है कि हमें पॉलिटिक्स एंड इंस्टीट्यूशंस को भी इकोनॉमिक एनालिसिस में इंटीग्रेट करना होगा टू फुली अंडरस्टैंड हाउ नैरेटिव्स इन्फ्लुएंस सोसाइटी। ठीक है, दिस इज व्हाट द पैसेज इज। सो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। इन द फर्स्ट पैराग्राफ द ऑथर इज मेकिंग द पॉइंट दैट इकोनॉमिस्ट्स लाइक बेकर, अब आप ये नहीं बोल सकते कि वो बेनिफिट हुआ बाय अप्लाइंग his principles of economics and concepts into non-economic phenomenon, कि उसको कुछ बेनिफिट मिला, ये नहीं बोल सकते। द करेक्ट आंसर इज यूज इकोनॉमिक्स टू एनालाइज नॉन मार्केट बिहेवियर विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम अदर एरियाज ऑफ इंक्वायरी। दूसरे डिसिप्लिन से उसने कोई नॉलेज इनकॉर्पोरेट नहीं की, सो डेल्टा शुड बी योर आंसर। दिस वाज प्रीटी सिंपल। Question number 22, we can infer from the passage that the term Homo economicus refers to someone who uh, maximizes their opportunity based on non-market choices. क्या हम इसको बोल सकते हैं someone who makes maximizes opportunities based on non-market choices? नहीं, someone who makes rational decisions based on their own preferences. क्योंकि बुक में हमको यही दे रखा है कि हर कोई अपने अपने यू नो अपने अपने प्रेफरेंसेस के बेसिस पे रैशनल डिसीजंस लेता है, एंड इसको होमो इकोनॉमिकस कहा गया है, एंड इसी को ही बिहेवियरल इकोनॉमिक्स जो है वो चैलेंज करता है, बिकॉज बिहेवियरल इकोनॉमिक्स जो है वो ये एक्सेप्ट करता है कि दूसरे फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं। सो होमो इकोनॉमिकस हम लोग बी समझ सकते हैं। ठीक है, बिलीव्स इन बोरोइंग एंड कोलैबोरेटिंग, ये होमो इकोनॉमिकस तो सेट प्रिंसिपल ऑफ रूल्स हैं इन इकोनॉमिक्स जिनको चेंज करना बहुत जरूरी है। सो बोरोइंग एंड कोलैबोरेटिंग ये तो आप ऑलरेडी चेंज कर रहे हो, बट होमो इकोनॉमिकस को चेंज करना है, सो दिस कैन नॉट बी योर आंसर। इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस, जबकि होमो इकोनॉमिकस का प्रिंसिपल यही है कि हर कोई अपने अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग रैशनल डिसीजंस लेता है। सो यानी कि प्रेफरेंसेस इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ये भी गलत है। 23, वो बोल रहा है the author critiques Schiller's approach to behavioral economics for linking emotions and rational behavior without considering mediation of social institutions। जैसे सोशल इंस्टीट्यूशंस में उसने पार्टीज, मीडिया, लॉबिस्ट, इन सारी चीजों की बात की है। सो ए शुड बी योर आंसर। इग्नोरिंग मार्जिनल रोल दैट मीडिया एंड पॉलिटिक्स प्ले, but so basically, author critics Schiller's approach to behavioral economics for ignoring the marginal role। यहाँ पे तो आप खुद ही बोल रहे हो कि मीडिया एंड पॉलिटिक्स दे प्ले मार्जिनल रोल, तो शिलर ने तो फिर कुछ भी गलती नहीं की होगी। यानी कि ऑथर कहना चाहता है कि मीडिया एंड पॉलिटिक्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल, नॉट मार्जिनल रोल, इसलिए गलत है। डेनिग्रेटिंग द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस व्हाइल क्रिएटिंग अ लिंक, उसने डेनिग्रेट नहीं किया, बस उसको इग्नोर किया। ठीक है, रिलाइंग एक्सेसिवली ऑन स्टोरी टेलिंग एज द मेन इन्फ्लुएंस, दिस इज आउट ऑफ स्कोप, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। एंड 24 times have changed for one's almighty discipline, we can infer from this statement and the associated paragraph that author is being sarcastic about how economists who earlier shunned other disciplines are now beginning to incorporate them in their analysis। क्योंकि हमको clearly बता रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है times have changed for one's almighty discipline, economics has been taken to task। so यहाँ पे आपको वो sarcasm भी दिखाई देगा। Within and beyond its ramparts, some economists have reached out, imported, borrowed, collaborated, been less imperial, more open। So sarcasm आपको यहाँ पे दिखाई देगा, hence D should be your answer। C बोल रहा है judgmental about ability of economic tools to accurately manage crisis, leading to downfall of lofty science। क्या इकोनॉमिक्स का डाउनफॉल हमें देखने को मिला? तक केवल टाइम चेंज हुआ, यानी कि उसको करेक्ट करने की जरूरत थी, नॉट डाउनफॉल। डिस्पैरेजिंग ऑफ इकोनॉमिस्ट एबिलिटी टू प्रिसाइसली प्रिडिक्ट मार्केट बिहेवियर,
author is not disparaging the inability. Basically author ये नहीं बोल रहा कि economists जो हैं they are unable to precisely predict market behavior, ये नहीं बोल रहा। वो बोल रहा है कि आप कर सकते हो बट आपको उसमें दूसरी चीजों को भी ऐड करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई बी कैन नॉट बी आवर आंसर। एंड the author is being critical of economists openly borrowing collaborating across discipline। in fact author ये चाहता है, उसको criticize नहीं किया जा रहा। that's why A cannot be your answer। so I hope आपको ये जो है वो समझ में आ गया होगा। uh, we'll again meet for slot analysis for slot 2। till then I thank you all, you all have a wonderful